लोकसभा आम इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान के साथ ही मुल्क में पॉलिटिकल पार्टीज की इख्तिदार में आने के लिए मुख्तलिफ पार्टियों के साथ अलायंसेस के लिए कोशिशें तेज हो गई हैं। रियासत कर्नाटक में भी असेंबली इंतखाबात के बाद बीजेपी और जेडीएस पार्टियां करीब हुई और लोकसभा इंतखाबात में साथ लड़ने की बातें होने लगीं। लेकिन दोनों पार्टियों के दरमियान सीटों की तकसीम को लेकर तनाव के बाद जेडीएस पार्टी अपने फैसले पर दोबारा गौर कर रही है। तो क्या जेडीएस पार्टी लोकसभा इंतखाबात में अपने तौर पर इंडिपेंडेंटली मुकाबला करेगी या किसी और पार्टी के साथ इत्तेहाद करेगी? इन्हीं सवालों को लेकर सालार उर्दू डिजिटल से खुसूसी बात करते हुए जेडीएस पार्टी के नौजवान लीडर सीएम फैज मोहम्मद ने तासुरात का इजहार किया। नाजरीन, सालार उर्दू में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। जिस तरीके से असम्बली इलेक्शन कर्नाटका के हुए थे उसमें कांग्रेस बहुमत के साथ फिर से हुकूमत में आई और सरकार बनाई गई। अब फिर से 2024 में पार्लियामेंट इलेक्शन नज़दीक हैं, तो इसके चलते पूरे मुल्क में एक इलेक्शन का माहौल गरमाया हुआ है। इसी के चलते आज हमारे साथ बात करने के लिए सीएम फैज़ ये हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन 2024 में जेडीएस और बीजेपी का क्या फिर से अलायंस होगा या फिर वो कांग्रेस के साथ जाएंगे या किस तरीके से इलेक्शन को लेकर के उनकी स्ट्रैटेजी होगी। तो सीएम फैज़ साहब, आपका सालार में इस्तकबाल है। तो आप बता रहे थे कि जेडीएस जो है बीजेपी के साथ भी नहीं जाएगी, कांग्रेस के साथ भी नहीं जाएगी, अपने उसूलों की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ेगी। इसका आप पर क्या कहना है? पहली बात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारे व्यूअर्स को रमज़ान मुबारक, और ख़ुसूसन रमज़ान के इस माह मुबारक महीने में सबसे फ़र्दन गुजारिश है कि सबके लिए, सारे उम्मत के लिए और सारे मुल्क में चैन व अमन और शांतिपूर्ण का एक संदेश आप चलाइए। और छोटे मोटे जो भी ऐसे न्यूज़ आते हैं, आप इस पे भड़काव में नहीं जाना चाहिए। और हमारे नौजवानों को ख़ास कर ये ऐसा एक महीना आप ये करना है कि आप इबादतगार रहे, अल्लाह के राह में चलिए। ऐसा नहीं कि छोटी मोटी इसमें जाकर पूरे मुल्क में एक अलग सा एक माहौल करने की कौमी ताकत इसके ऊपर पड़ी है। आप इसमें कभी शरीक मत हुई और इसमें इनको एक मौका मत दीजिए। रहा सवाल अब जो चल रहा है पॉलिटिकल, जो 2024 का लोकसभा चुनाव, देखिए जेडीएस के जो लीडरशिप है वो क्या कारण, कई कारण वो जाकर बीजेपी के साथ अलायंस हो गई है, वो अलायंस कर चुके हैं। लेकिन हम इसके विरोध में हैं, हम इसके बिल्कुल सहम में नहीं है, इसके बिल्कुल विरोध में है। अब कल से जो हम सोचे थे वही हो रहा है कि बीजेपी जो वादा करती है कभी निभा ही नहीं, क्योंकि उनकी जुमलेबाजी पॉलिटिक्स है, हर जगह जाके जुमला ही करते वो, और वही चला। आज कुमार स्वामी साहब कल स्टेटमेंट में खुद ही बोल दिए कि हमारे खुद के ताकत के ऊपर हम ये 2-3 सीट के लिए जो हमने अलायंस करके गलती कर ली है, और अगर हम खुद ही अगर 6-7 सीट में खड़ते, ट्रायंगल फाइट में 2-4 सीट तो जेडीएस खुद जीत जाती। हमारी भी यही उनसे गुजारिश थी कि ये अलायंस बिल्कुल मत जाइए। लेकिन क्या उनके चैलेंजेस थे, क्या उनके दिमाग में था, पता नहीं। अब आज पछता रहे हैं। और सब जगह आप देखिए बीजेपी वाले भी बोल दिए कि हाँ हमारे बीच में ना इत्तफाकियाँ है। बिल्कुल, क्योंकि इत्तफाकियाँ ना इत्तफाकियाँ होने ज़रूरी है, क्योंकि बीजेपी का जो आइडियोलॉजी है वो कम्युनल आइडियोलॉजी है, वो संविधान विरोध आइडियोलॉजी है। और मैं समझता हूँ देवेगौड़ा साहब और उनका जो पॉलिटिकली पूरा करियर जो था अगेंस्ट कम्युनल आइडियोलॉजी में वो आए थे, और कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करते हुए उन्होंने उनका पॉलिटिकल करियर जाना था। अब वो जब विरोध हो रहा है तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा ही ज़रूर। तो अभी बीजेपी के साथ अलायंस नहीं है, तो क्या कांग्रेस के साथ आप क्या गठबंधन होने के चांसेस? देखिए, आज कर्नाटक में या पूरे देश में देखेंगे तो आज मुसलमान अल्टरनेट क्या है मुसलमान के पास? हम ये सोचते हैं कि बीजेपी को हराना है, इसीलिए हमको कांग्रेस के साथ अलाइन करना है। आज मुसलमान के पास ऑप्शन क्या है? और कांग्रेस को हमारी कोई ज़रूरत भी नहीं है। पॉलिटिकली आज मुसलमान सबसे अनटचेबल हो गया। पॉलिटिकली और सोशली मुसलमान को ऐसा बनाया जा रहा है कि हम अनटचेबल है। द न्यू अनटचेबल आज मुसलमान है।
आज हर एक मुद्दे पे देखिए मुस्लिम्स के इसमें, चाहे वो 4% रिजर्वेशन की गारंटी जो पिछले गवर्नमेंट ने, सरकार ने इसको विड्रॉ किया था, अब तक करीब करीब 1 साल होते आया है, क्या हुआ? उसको रीइंस्टेट किया 4% रिजर्वेशन के ऊपर? नहीं, वो अभी भी पेंडिंग है। हमारे बजट के ऊपर हमें बताया, ये अश्योरेंस ये दिया गया था कि इलेक्शन के टाइम की 10,000 करोड़ का बजट देंगे। अब परसों बजट में इन्होंने 3,000 करोड़ का एक एक्शन प्लान 3 साल के लिए इन्होंने बताया है, और वो भी ज़मीर अहमद साहब मिनिस्टर साहब, मैं उनका एक रिस्पांस देखा असेंबली में, जब सामने बीजेपी वाले फिर उसको एक कम्युनल एंगल ये कर रहे थे कि 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ हमारे मंदिरों से लेके आप अल्पसंख्यक के बजट में डाल रहे थे, तो उसके माध्यम से उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दिया था कि 200 करोड़ से अलर्ट हुआ है, 200 करोड़ का अलॉटमेंट हुआ है माइनॉरिटी बजट के लिए। तो आज हालत ऐसी है कि एक साइड आप बोलते हैं कि बीजेपी को हटाना है क्योंकि ये कम्युनल है, बीजेपी तो सीधा वार करते हैं, और वो बोलते भी कि हम पॉलिटिक्स जो भी करेंगे इस माइनॉरिटी को माइनस करके हमारे पॉलिटिक्स ये करेंगे, और पोलराइजेशन पॉलिटिक्स पे विश्वास करती है बीजेपी। तो आज अगर वैसा एक अल्टरनेट को देखेंगे तो कोशिश हमारी यही है कि अल्टरनेट फोर्सेस को हम आगे स्ट्रेंथन करके संविधान को बचाएं, और आगे आने वाली पीढ़ियों में कि खासकर अगर मुसलमान कौम को कैसे हम हर तरह के एक इससे हम बचा के आगे उन्नति की और कौन ये करेगा, उसको हम ज़रूर सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन को लेकर के आप कांग्रेस की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं, और जेडीएस का इसके ऊपर क्या कहना है आपके तरफ से? मैंने आपसे कह के पूछा है कि आज मुस्लिम के पास अल्टरनेट क्या है। हमारी जब पिछले जेडीएस के साथ जब हम जुड़े थे, कोशिश यही थी कि एक थर्ड अल्टरनेट आए, यानी मुस्लिम्स को एक अल्टरनेट प्लेटफॉर्म मिले, और देखेंगे भी था ही वैसा। जब थर्ड अल्टरनेट थी यहाँ पे रियासत कर्नाटक में, तब हर मुद्दे पर मुसलमानों के, हमारे कौम के या अल्पसंख्यक के हर मुद्दे पर एक इशू बेस्ड सपोर्ट मिलता था, और हमारे हर प्रोग्राम्स पे सपोर्ट होता था और इम्प्लीमेंटेशन होता था। तो जब अल्टरनेट थी तो एक चांस था। अब क्या हो रहा है? 2 पार्टी सिस्टम हो रही है, एक बीजेपी रहेगी, कांग्रेस रहेगी। जेडीएस तो मोरलेस मर्ज हुए जैसे ही है बीजेपी के साथ, तो इशू वो अगर मर्ज हो गई है तो जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है वो जेडीएस का ऑप्ट कर लेगी। तो फाइट किसको कैसे करेंगे? कम्युनल फोर्सेस को अगर फाइट करना है तो ऑल सेक्युलर फोर्सेस हैव टू यूनाइट। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सेक्युलर फोर्सेस को जिताएं। तो जेडीएस की शुरू से ही सेकुलर माइंडसेट था, लेकिन बीजेपी के असेंबली इलेक्शन के बाद, बीजेपी के साथ जुड़ने के बाद से लोगों का ये मानना हो गया कि जेडीएस भी अब जो है बीजेपी के साथ जुड़ने के बाद उसकी आइडियोलॉजी की कोई माना ही नहीं रह गया है। देखिए, जेडीएस अगर है या नहीं है दूसरी बात। मैं खासकर अगर मैं हमारी कौम की बात करूँ, हमारी क्या ऑप्शंस हैं, हमें ऑल्टरनेट्स क्या है? हर एक कौम को, सबको ऑल्टरनेट्स है, लेकिन मुस्लिम एक ही है जिसके पास ऑल्टरनेट नहीं है। तो अगर जब आपकी संख्यादारी, अगर इतनी बड़ी संख्यादारी है, अगर आपकी भागीदारी नहीं है पॉलिटिक्स में, तो आपकी हिस्सेदारी कैसे पूछ सकते हैं आप? तो हमारी हालत ऐसी हो गई कि ना हम पूछ सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना हमारे बारे में कोई बात करेगा, ना हमारे विषय के ऊपर कोई चर्चा करेगा। हाँ, ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि अगर मुसलमान के मुद्दे पर बात करेगा तो वो कम्युनल है। भले कोई और कम्युनिटी अगर उनके कम्युनिटी के बारे में अगर बात करेगा तो वो वेलफेयर हो गया, कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट हो गया। लेकिन मुसलमान अगर मुसलमान कौम के बारे में बात करेगा तो ये कम्युनल हमें टैग किया जाता है। ऐसी अगर अल्टरनेट सोच को हमें बढ़ाना पड़ेगा कि कैसे हम आगे इस पॉलिटिकली मुस्लिम्स को आगे कैसे बढ़ाना है। तो आप एक नौजवान लीडर हैं जो कि पिछले 10 सालों से बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी कोशिशें रही हैं वो सभी नाकाम हो गई हैं। आपको क्या लगता है बतौर जेडीएस और एक यूथ लीडर होने के नाते से क्या फिर से क्या है बीजेपी जगह बना पाएगी या फिर दूसरी पार्टी को यहाँ पर जगह मिलेगा सेंट्रल में आने के लिए? पिछले 10 साल से जैसे आपने भी कहा, देख रहे हैं कि एनडीए सरकार इज़ अ फेल्ड सरकार। इन्होंने अपने जो भी वादे किए थे पूरा नहीं कर पाए, जिस हिसाब से मैंडेट दिया गया था। हाँ, एक दो मुद्दे बने, शायद मंदिर का एक मुद्दा था वो बनाए, आर्टिकल 370 बनाए, ट्रिपल तलाक बनाए, और ये पूरे शायद फिर भी मुसलमान कौम के इसके लिए, उनको मुसलमान कौम से बहुत प्यार है, बहुत लगाव है। तो इसके अलावा मुझे नहीं दिख रहा कुछ डेवलपमेंट का काम किया। और रहा जेडीएस में मैं था, लेकिन क्या हुआ कि हम प्रश्न पूछते हैं,
चुप बैठने वाले हैं, तो शायद जेडीएस वालों को हमारी ज़रूरत नहीं है। और हम बिल्कुल विरोध है जेडीएस के लीडरशिप से, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के साथ अलाइंस किया। तो ये हमारा स्टैंड है और स्टैंड आगे भी रहेगा। हाँ, यही कोशिश रहेगी कि अभी नए डे डेवलपमेंट्स पूरा ये कि कुमार स्वामी साहब को और देवगौड़ा साहब से फिर से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये जो समझ गए आपको बीजेपी का क्या है, उनका मॉडस ऑपरेंडी, अब देख रहे हैं उनका रोज़ दिन ब दिन उनका बर्ताव। आप इतने बड़े महान पूर्व प्रधानमंत्री होकर एक पार्टी चला रहे थे, आप जाके आपको क्या ज़रूरत है उनके घर के बाहर, दहलीज के बाहर आप खड़े होकर 2 सीट के लिए आप गिड़गिड़ा रहे हैं, 3 सीट के लिए आप गिड़गिड़ा रहे हैं। आज भी वक्त है, छोड़ दीजिए। अपने खुद के बलबूते पर, ताकत पर हम 3-4 सीट लड़ेंगे और जीत के भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि बीजेपी संविधान विरोध है और पूरे कम्युनल फोर्सेस को यूनाइट करने का काम करती है बीजेपी, और वो सोसाइटी को यूनाइट करने का कोई काम उनके पास ना प्लान है ना एक्शन प्लान है। बस इसको कैसे तोड़ना है, बस उसी का प्लान है इनके पास। एक आखिरी सवाल फैज साहब, जिस तरीके से स्टेट में बहुमत हुकूमत थी, यहाँ पर भी देखा गया है कि बहुत सारे जो भी उनके मंसूबे थे वो नाकाम रहे हैं, जिसकी वजह से असम्बली में यहाँ के अवाम ने उनको उसका जवाब दे दिया है। तो क्या लगता है कि बीजेपी अब जो अपने सारी नाकामियों के बाद 400 पार का दावा कर रही है, वो कहाँ तक सच हो सकता है? बिल्कुल गलत, ऐसा इम्पॉसिबल है बीजेपी 400 पार कर सकती है। उनके पास कैंडिडेट ही नहीं है, इसीलिए दूसरे पार्टी से वो हाईजैक करके ला रहे हैं। अब देखिए कर्नाटक में कैंडिडेट नहीं था बेंगलुरु रूरल, वो जेडीएस से कैंडिडेट को लिए अपने बीजेपी पार्टी में, मंजुनाथ साहब को। ऐसे अगर देखेंगे काफ़ी जगह कैंडिडेट्स है ही नहीं है उनके पास, वो भी धन ला रहे। देखिए बेंगलुरु नॉर्थ में कैंडिडेट नहीं है, रूरल में उनका कैंडिडेट नहीं है, कनकपुरा में कैंडिडेट नहीं है, मंड्या में कैंडिडेट नहीं है, मैसूर में कैंडिडेट खड़ा है। उधर देखिए हालत, जो बेचारा अपना पूरी ज़िंदगी में सिर्फ मुसलमानों को गाली देते गए, आज उसकी हालत देखिए। और यही मैं बोल रहा हूँ पूरे बीजेपी के लीडरों से कि आप खामखा मुसलमानों के ऊपर ऐसे गाली गुलटी उगला के अपना पॉलिटिकल कैरियर बढ़ाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जो जो कर गए सब घर बैठे। ईश्वरप्पा जी घर बैठे, आज सीटी रवि घर बैठे, अनंत कुमार घर बैठे, प्रताप सिम्हा घर बैठे। और आप हर ऐसे कोई एक व्यक्ति को देखिए कि जो मुसलमान के ख़िलाफ़, अगर वो आप पॉलिटिकली अगर अपॉर्चुनिटी उसमें यूज़ करते हैं कि उनको अगर गाली गलोची करने से, उनको अगर ये करने से आप आगे पॉलिटिकली बढ़ेंगे, थोड़े दिन आपका इस्तेमाल हो जाएगा, फिर आपको घर में बिठा देंगे। तो ये पूरे लीडरों से बीजेपी के जो सोचते हैं कि अगर मैं ये हिंदुत्व पॉलिटिक्स ज़्यादा करूँगा, क्योंकि हमारी कर्नाटक या पूरे देश की जो अवाम है, हर जात के लोग, वो एक ही चैन अमन का समझते हैं। उनको बस यही दिमाग में है कि हम सब सर्वधर्म समन्वय सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, ये मालूम है उनको कि, और ये क्या हम उनको भी ये पता है कि रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। तो उनकी हर कोशिश, उनको भी ये पता है कि एवरेज इंडियन बहुत ही सेकुलर क्रेडेंशियल्स का आदमी है, और साउथ के खासकर। हाँ, एक नॉर्थ का इन्फ्लुएंस दिया जाता है। अभी कल वो मुकेश भाई, कहाँ का भैया तू, मुकेश भैया आके इधर तू डिस्टर्ब कर रहा है, क्या तुम्हारे बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों ऐसा ज़रूरत है कि अब तू वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। उसको एक कम्युनल एंगल में दिया जा रहा है। तेजस्वी सूर्य जा रहा है, बार बार पुलिस है उसके ऊपर शनाख्त कर रही है, एफआईआर दर्ज हुआ। और मेरी एक गुजारिश है पूरे मुसलमान नौजवानों से कि थोड़े दिन हिकमतन काम करो, हिकमतन अपने जिम्मेदारी समझो, ज़्यादा से ज़्यादा तालीम में आप बढ़ो और कारोबार में आप सामने बढ़ो। ये छोटे मोटे कि उसने अजान के टाइम पे ये करा, भजन डाला, ये करा, इस पे आप मत जाओ, क्योंकि आज हालत ऐसा है कि छोटे सी अगर हमारे से उफ पे हो जाती है कि पूरा ऐसा लगता है कि खून का इल्ज़ाम हम पे लग जाता है। तो मेरी गुजारिश है इसमें थोड़ा हिकमतन का नज़र रख रहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सीएम फैज साहब बात करने के लिए। तो जैसे कि आपने सुना कि आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में जेडीएस पार्टी जो है बीजेपी से कुछ पार्टियों की उम्मीद रख रही थी, जिसके पूरा ना होने सकने की वजह से ये मुतालबा कर रहे हैं कि जेडीएस को इंडिपेंडेंट भी अगर वो अकेले मैदान में उतरती है तो 3-4 सीट वैसे ही जीत सकती है। इसी तरीके से जो भी मनसूबाबंदी रही है बीजेपी के पिछले 10 सालों से, वो सभी नाकाम होने की वजह से आने वाले इलेक्शन में देखना यह है कि अवाम किस तरफ को जाती है। और साथ ही ये भी कहा गया कि नफ़रत की जो सियासत बीजेपी कर रही थी वो नाकाम हो चुकी है, जैसे कि हमने असेंबली इलेक्शन में देखा है। तो इसी के चलते पार्लियामेंट इलेक्शन में भी ऐसा कुछ माहौल देखने को मिल सकता है।